Assalamu alaikum and welcome back. So today we are discussing the complete summary, detailed summary of the prologue to the Canterbury Tales. Prologue to the Canterbury Tales is very important work by Geoffrey Chaucer, जो कि आपके PPSC, FPSC, PS and MA English एग्जाम्स इसके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है और इसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए. So in front of you is the text of the poem. एक poem जो poem है इसकी Prologue to the Canterbury Tales, उसकी prologue का text आपके सामने है. तो ये जो बिगिनिंग है, बिफोर ही कम्स टू द कैरेक्टर्स, इन कैरेक्टर्स तक आने से पहले ही टॉक्स अबाउट द वेदर फर्स्ट ऑफ ऑल. और उसमें क्या बताता है बेसिकली कि वो बता रहा है कि इस जमाने में, इस टाइम में, यानी जब ऐसा होता है कि मार्च की जो ड्रॉट है वो टाइम खत्म हो जाता है, उससे पहले जो बर्फ पड़ी होती है, जो बर्फ पौधों की जान खत्म कर देती है, वो टाइम अब खत्म होने को आ रहा है. स्प्रिंग का सीजन चल पड़ा है और इस स्प्रिंग के सीजन में अब आहिस्ता आहिस्ता जितने भी यहाँ पे हमारे पास परिंदे थे वो चहचहाना शुरू हो गए. उनका मेटिंग सीजन स्टार्ट हो गया. रिप्रोडक्शन का टाइम है. फूलों के लिए भी खिलने का टाइम है. फल भी इस टाइम पे उगना शुरू हो जाते हैं. तो ये एक स्प्रिंग सीजन है जो कि ऑल टुगेदर रिप्रोडक्शन है. तो जब ये टाइम आता है तो उस टाइम में इंसान भी एक, उनके माइंड में, उनके दिल में ख्वाहिश जागती है कि वो दूर दराज के इलाकों में जाएं, सफर करें. तो वो क्या करते हैं, वो मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं और वहां पे जाके हज वगैरह या मुकद्दस फरीज़े परफॉर्म करते हैं. और ज्यादातर लोग कहाँ पे जाते हैं, कैंटरबरी. सो कैंटरबरी इज अ प्लेस जहाँ पे सेंट थॉमस बेकेट, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. पोम का जो लाइन बाय लाइन एनालिसिस है ऑलरेडी मेरे चैनल पे प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स की प्लेलिस्ट में दिया गया है. यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर. आज हम सिर्फ इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं. तो पोइट कहते हैं कि उसी दिन, उसी टाइम पे, यानी जब ये वाला मौसम था, लोग हज वगैरह पे जा रहे थे, मैं भी एक जगह पे अकेला लेटा हुआ था. तो अचानक वहां पे 29 लोग वहां पे आए इकट्ठे एक ग्रुप की सूरत में, और ये कैंटरबरी जा रहे थे और मैं भी कैंटरबरी जा रहा था, लेकिन मैं अकेला था. तो मैं खुश हो गया कि चलो मुझे अकेला नहीं जाना पड़ेगा, ये लोग मेरे साथ हैं. तो हमने आपस में सलाम दुआ की. मेरा तो उसमें मकसद था, मैं उनके साथ हो गया और मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि हम सुबह सवेरे निकलें और जल्दी जल्दी अपने ट्रेवल को स्टार्ट करें. वो कहता कि लेकिन अब चूंकि मेरे पास वक्त है, मैं आपको बताऊंगा कि इन लोगों को, जो कि 29 लोग थे मेरे साथ ट्रेवल कर रहे थे, वो कैसे थे, कौन थे, किस चीज से ताल्लुक रखते थे, किस तरह का उनका हुलिया था, क्या अच्छी बुरी आदतें थी, वो मैं आपको बताऊंगा. और एक नाइट से मैं स्टार्ट करूंगा. सो नाइट के कैरेक्टर से बेसिकली वो स्टार्ट करता है. अब नाइट कौन है? नाइट इज अ पर्सन जो कि एक मिलिट्री का कैरेक्टर है. ये पहला कैरेक्टर है जिसको वो एक्सपोज करता है. ये इसी तरह की कोई आपके घर में आता है तो आप उसे किचन में नहीं लेके जाते, ड्राइंग रूम में लेके आते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा खूबसूरत एरिया होता है. तो चौसर अपने टाइम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दिखा रहा है जो कि नाइट का कैरेक्टर है. तो नाइट के बारे में वो कहता है कि नाइट बड़ा इंपॉर्टेंट नाइट था. ये मुख्तलिफ दुनिया में जाके लड़ा, उसने हर जगह पे लड़ाइयाँ की, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे मुल्कों को शिकस्त दी. इतना एक अजीम लीडर था कि जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती थी मुल्कों की, जिस तरह G8, G12, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज में ये उन कॉन्फ्रेंसेज को प्रिजाइड करता था. अपने बादशाह के लिए हर दफा प्राइज लेके आता, दुश्मन को मार के आता. वो जो जंगें जिसमें 1-to-1 कंपटीशन होता था कि अगर आप बेस्ट फाइटर भेजें, मैं अपना बेस्ट फाइटर भेजता हूँ, तो जो जीत गया वो मुल्क जंग जीत गया. वो 3 दफा इसने अगले दुश्मन को मारा, स्ले किया. फिजिकली भी ताकतवर था, तलवारों के हवाले से भी इसका नॉलेज अच्छा था. और इसने बताया दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे सलीबी जंगों में भी लड़ा, जो वॉर रिलीजन के हवाले से थी, जो कि किसी और हवाले से थी, हर जगह पे इस नाइट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया. और ये यानी इतना अजीम नाइट होने के बावजूद, इतना अजीम शख्स होने के बावजूद, लेकिन इसके अंदर जो अच्छी क्वालिटी थी वो क्या थी कि इसने कभी भी किसी के बारे में कोई गलत अल्फाज नहीं बोले. यानी हम देखते हैं कि इंसान इतना ज्यादा ताकतवर हो, इतना ज्यादा प्रोटोकॉल उसका हो, इतना ज्यादा एक वर्ड लेवल का हो, तो उसके अंदर गरूर आ जाता, लेकिन इस इंसान में गरूर नहीं था. बल्कि ये था कि इसका ड्रेस देखो तो ये कि कोई जर्क बर्क लिबास में नहीं था. जिस हमने बताया कि चौसर बात करता है ABCD
अपीयरेंस, बिहेवियर, कलर और ड्रेसेस। अपीयरेंस उसने इसकी बताई, इसने उसका बिहेवियर बताया, कलर्स बताया कि जो इसका ड्रेस था बेसिकली वॉर ड्रेस था, क्योंकि अभी अभी ये एक रिलीजियस एक उस मिलिट्री वॉयज से वापस आया था। तो जैसे से पता लगा कि कारवां जा रहा है कैंटरबरी हज करने, ये रिलीजियस डिवोशन इतनी थी कि ये जंग के लिए तैयार हो गया। हम लोग तो इतनी देर में आके कहीं से थक के नमाज भी नहीं पढ़ते, तो वो थका हुआ एक समुद्री सफर जो कि बड़ा मुश्किल होता था उससे वापस आया और फौरन हज करने के लिए निकल खड़ा हुआ। ये उसकी अच्छी क्वालिटी थी। सेकंड कैरेक्टर जो हमारे पास उसके बाद आता है वो एक यंग स्क्वायर का है। स्क्वायर कौन होते थे? ये नाइट के साथ एक बच्चा, एक छोटा सा लड़का अटैच होता था जो कि फ्यूचर में नाइट बनता था। तो वो उस नाइट से तौर तरीके सीखता था। जैसे एक बड़े वकील के साथ एक छोटा वकील अटैच हो जाता है, एक डॉक्टर के साथ एक नया डॉक्टर अप्रेंटिस के तौर पे काम करना शुरू कर देता है, उसके तजर्बे से सीखता है। इसी तरह स्क्वायर्स वो बच्चे होते थे जो कि नाइट्स के साथ अटैच हो जाते थे और नाइट्स के साथ वो सीखते थे, वो सारी ड्यूटीज अपनी वगैरह सीखते थे कि क्या क्या उन्हें करना है, किस तरह उन्हें वो चीज़ों को परफॉर्म करना है। तो बेसिकली ये वो लोग थे, यानी ये जो नाइट्स वगैरह, स्क्वायर्स वगैरह, जो कि एक बड़े नाइट की खिदमात से, उसकी वजह से एक्सपर्टीज हासिल कर रहे थे। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो स्क्वायर था, ये ना सिर्फ इसके पास सीख रहा था बल्कि ये इसका अपना बेटा भी था। हर स्क्वायर नाइट का बेटा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो स्क्वायर था वो नाइट का बेटा था। अब जैसे हमने देखा कि इसमें अपीयरेंस और बॉडी दोनों होती हैं, या सॉरी अपीयरेंस बिहेवियर सारा कुछ होता है। तो ये जो नाइट जिसका हमने जिक्र किया कि ये बहुत अच्छा नाइट था, तो इट मीन्स के इट इज नॉट ओनली इंडिविजुअल बट ऑल्सो टिपिकल, कि ना सिर्फ ये नाइट ऐसा था बल्कि उस जमाने के सारे नाइट्स ऐसे थे। सारे जंगजू, सुपर सलार, कमांडर सारे ऐसे थे, जिसकी वजह से इंग्लैंड इतने मुल्कों के ऊपर उसने कामयाबी हासिल की। अब जो यंग स्क्वायर था, ये क्योंकि इस इंस्टेंस में इसका बेटा था, अब वो अपने बाप से बिल्कुल डिफरेंट था। बाप हर वक्त जंगों के बारे में सोचता था, बेटा हर वक्त फैशन के बारे में सोचता था। बाप फैशन के यानी इस मौके पे उसको साथ लेके जा रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि बेटे के अंदर कोई रिलीजियस डिवोशन नजर नहीं आ रही, बल्कि हमें क्लास डिफरेंस नजर आ रहा है, जनरेशन गैप नजर आ रहा है कि बाप के क्या तरीके थे रहने के, जिंदगी के, बेटे के क्या थे। बाप जो था वो सिंपल कपड़े पहनता था, ये बड़े एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े पहनता था। बाप फैशन नहीं करता था, बेटा फैशन करता था। बाप जो था उसकी कोई लव स्टोरीज नहीं थी, बेटे की लव स्टोरीज थी। बाप जंगों में था, बेटे को जंगों का शौक नहीं था। बाप के अंदर रिलीजियस डिवोशन थी, नाइट के अंदर, स्क्वायर के अंदर वो नहीं थी। हमें बताया जाता है कि बचपन यानी एक छोटी उम्र से ही इसने अपने आप को बड़ा बना संवार के रखा हुआ था। जिस तरह आजकल के बच्चे बाल, यानी उम्र को इतनी होती नहीं है, अपने बालों को बिल्कुल कलर करा के खड़ा कर लेते हैं से के कंडों की तरह। तो इसी तरह वो जो ये जो स्क्वायर था बड़ा एक्टिव था, लेकिन जंग में नहीं, अपनी बिलव्ड के लिए बहुत थोड़ी जगहों पे गया नाइट के साथ। लड़ाई जो है इसने नहीं की, नहीं सीखी। घुड़सवारी आती थी, लेकिन इसने जंग की तरफ तवज्जो नहीं दी। ये क्या करता था? ये चौसर अब ये बता रहे जिस तरह उसने उस हज के दौरान उसको देखा, तो कह रहा कि वो बिल्कुल फ्रेश था, मई के मंथ की तरह, यानी स्प्रिंग का असर इसके अंदर नजर आता था। हर वक्त इसको मैंने देखा कि वो फ्लूट बजा रहा है, बांसुरी बजा रहा है, या वो गाने गा रहा है। शॉर्ट सा उसका गाउन था, स्लीव्स जो थी उसकी लॉन्ग थी, जो कि फौजी की स्लीव्स नहीं होनी चाहिए। वो कह रहे वो गाने बना भी लेता था, गानों को एडिट भी कर लेता था, डांस भी कर लेता था, पोइट्री लिख भी लेता था, पोइट्री बोल भी लेता था, और अपनी बिलव्ड के बारे में सोचता रहता था हमेशा, और हमेशा उससे मोहब्बत के बारे में गुफ्तगू करता था, और बाप को खाना पीना सर्व करता था। अब ये उसने कब देखा उस नाइट को, उस स्क्वायर को? जब हज के मौके पे। नाउ बिलीव यू मी के व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही वुड बी, जिसके बारे में नाइट चौसर बता रहा है कि वो हज पे जा रहा है, सिंगिंग भी कर रहा है, फ्लूटिंग भी कर रहा है, गाने लिख भी रहा है, गाने एडिट भी कर रहा है, डांस भी कर रहा है, और जा हज पे रहा है। ये स्क्वायर है जो कि अपने बाप से किस हद तक डिफरेंट था। दैट शोज कि सिर्फ ये स्क्वायर नहीं, बल्कि उस जमाने के तमाम तर जो स्क्वायर्स थे, नई जनरेशन के लोग, वो अपनी ओल्डर जनरेशन के मुकाबले में ज्यादा बेहतर नहीं थे। तीसरा करेक्टर एक ह्यूमन इनके साथ होता है, जो कि इनका एक सर्वेंट होता है।
इसके बारे में, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है, इसलिए इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। ये एक सिंपल सा ऐसा कैरेक्टर है जो कि सिर्फ और सिर्फ दिखाया गया कि बिजनेस, अपनी जॉब के अलावा बिजनेस करे, यार अपनी जॉब को ये नेग्लेक्ट कर रहा था मिलिट्री को, और कारपेंट्री का इसका बिजनेस था जिसकी तरफ इसकी तवज्जो ज्यादा थी। फिर हमारे पास है एक नन, एक फ्रायरेस। सो नन्स जो थी, उनके बारे में, जो कैथोलिक नन्स थी, ये लोग कभी शादी नहीं करते थे फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर इनको था कि आप ऑस्टेरिटी की जिंदगी गुजारोगे, खामोश जिंदगी गुजारोगे, आप यानी जो वर्ल्डली काम है वो नहीं करोगे, आप लोगों को यानी अच्छी तरह प्रीचिंग करोगे। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जो कैरेक्टर है ये फुल ऑफ आयरनी, यानी चौसर का मोस्ट आयरोनिकल कैरेक्टर ये वाला फ्रायरेस, यानी फ्रायरेस होती है हेड नन, नन्स की लीडर। तो इसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये जो हेड नन थी, इसके क्वालिटीज एट्रीब्यूट्स क्या थे, कि स्माइलिंग थी और शर्मीली थी, हालांकि नन को स्माइलिंग नहीं होना चाहिए। फिर सेंट एलॉय की कसम खाती थी, हम उसकी कसम खाते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट हो। ये जो सेंट एलॉय था ये गोल्ड स्मिथ्स का सेंट था, तो ये इसका मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड हमारे सामने आता है। इसका नाम मैडम एग्लेंटाइन था, जो कि रिलीजियस नेम नहीं होता। उस जमाने में फैशनेबल वेमेन, थिएटर एक्ट्रेसेस, प्रोस्टिट्यूट्स, उनका नाम एग्लेंटाइन हुआ करता था। फिर ये फ्रेंच बोलती थी, और फ्रेंच भी इसने लोकल एक स्कूल से सीखी थी, जो कि कोई खास अच्छा स्कूल नहीं था फ्रेंच लैंग्वेज का इंग्लैंड में। तो अब ये किसको सिखा रही है? आम गरीबों को इंग्लैंड में प्रीचिंग कर रही है। एक नन है, लेकिन लोगों को सिखा किस लैंग्वेज में रही है? फ्रेंच लैंग्वेज में, जो कि अरिस्टोक्रेट्स की लैंग्वेज है। क्योंकि इस जमाने में जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे। लैटिन लैंग्वेज थी जो चर्च की लैंग्वेज थी, जिसमें रिलीजियस स्क्रिप्चर्स और इनकी बाइबल वगैरह लिखी जाती थी। अब ये जो थी बेसिकली नन, ये थी एक यानी शी वाज सपोज्ड टू स्पीक इंग्लिश टू द पीपल, क्योंकि कॉमन लोगों को इंग्लिश आती थी, फ्रेंच नहीं आती थी। वो जिस तरह आजकल एक मौलवी अपना लेक्चर इंग्लिश में देना शुरू कर दे, आज जुम्मा है तो जुम्मे का खुतबा वो इंग्लिश में देना शुरू कर दे, तो लोगों को घटा समझ आएगी? नहीं आएगी। लेकिन वो इसलिए देना शुरू कर दे कि इंग्लिश बड़ी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज चल रही है आजकल, लिंगुआ फ्रांका है, ग्लोबल लैंग्वेज है, और बड़ी इसकी इज्जत है, तो मैं इंग्लिश में लेक्चर दूंगा। भाई तुम जिनको दे रहे हो उनको तो इंग्लिश आती नहीं है, फिर मौलवी साहब को खुद अंग्रेजी भी सही ना आती है और वो टूटी फूटी अंग्रेजी में लेक्चर दें, तो उस लेक्चर का क्या हाल होगा? सो यहाँ पे ये जो लोग थे, उनको जिनको ये लेक्चर ये देती थी, ये गलत फ्रेंच लैंग्वेज में देती थी, सिर्फ शो ऑफ कराने के लिए कि मैं रॉयल फैमिली के करीब हूँ। फिर इसके टेबल मैनर्स पे उसने 14-15 लाइंस लिख दी। टेबल मैनर्स जो हैं कि बड़ा आराम से खाना खाती थी, अपने लिप्स को अच्छी तरह पूछती थी, ख्याल करती थी खाते हुए कुछ कपड़े उसके खराब ना हो, उसके कपड़ों पे सॉसेज या सालन वगैरह ना गिरे, करी ना गिरे, और खाने के बाद वो रेस्ट करती थी। हालांकि इन लोगों को इतने एटिकेट्स, इतना खाने की प्रोविजन ही नहीं होती थी। ये नन्स वगैरह दे वर सपोज टू बी पुअर पीपल, जिनको खाना मिल जाए बड़ी बात है। अब देखें, एक 5 स्टार होटल में बैठ के छुरी कांटे से खाना उसको ही आता है जो कि वहां पे जाता रहता है। एक आम बंदा उठ के वहां पे चला जाए और छुरी कांटे से खाना खाए तो वो नहीं खा सकता। इसके टेबल मैनर्स बड़े खूबसूरत थे, जिससे हमें पता चलता है कि ये वाकई रॉयल कोर्ट्स में जाती रहती थी, रॉयल पैलेसेस में जाती रहती थी। तो ये इसका शौक ये होता था कि अपने आप को इस तरह प्रोमिनेंट होके दिखाए। फिर इस ये से बड़ा दुख होता था, बड़ी एक रहमदिल थी कि अगर इसके कुत्ते मर जाते या इसके ये चूहों को उस खिड़की में फंसा हुआ देख लेती। हालांकि उस जमाने में चूहे ताउन फैलाते थे और कुत्ते, ये पेट्स तो रखने इनको अलाउ ही नहीं थे, लेकिन इस नन ने चर्च के अंदर पेट्स रखे हुए थे, जो कि हाईली आयरोनिकल, और वो भी आम कुत्ते नहीं थे, शिकारी कुत्ते थे। तो एक बंदा चर्च में आए गया इबादत करने के लिए, उसे नन के कुत्ते पड़ जाएंगे, वो कहाँ जाएगा? उनको ये बेहतरीन किस्म की ब्रेड देती थी, मीट देती थी, जो कि तब गरीब गुर्बत से मर रहे थे, उनको अवेलेबल नहीं था। तो ये नन कहाँ से पैसे लेके आती थी इतने? हालांकि नन्स की इतनी पे भी नहीं थी, चर्च इतना कुछ नहीं देता था, इनका अपना गुजारा मुश्किल से होता था। तो हम देख सकते हैं करप्शन इसमें शामिल थी। तो यहाँ पे उसका जो उसका लिबास था बड़ा खूबसूरत था। उसका माथा जो था वो एक स्पैन ब्रूड बताया गया, यानी एक गिट, यानी ये प्रोमिनेंट था। सो ये जगह खूबसूरती की अलामत समझी जाती थी, अभी भी समझी जाती है।
उस जमाने में ये था कि लोग क्या करते थे, वो यहाँ पे, अब नन ने स्कार्फ लिया होता है, स्कार्फ के बावजूद चौसर कह रहे हैं कि एक, यानी पूरे ये जो एक हाथ है इतना उसका माथा चौड़ा था। दैट शोज के उस जमाने में जो लेडीज थी उन्होंने यहाँ से अपने बालों को शेव किया होता था ताकि वो माथा चौड़ा नजर आए, तो इसने भी ऐसा किया हुआ था। दैट शोज की ये फैशन में पूरी पूरी उस फैशन के अंदर शामिल थी। फिर इसने एक एमोर विंसिट ओमनिया, फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, एमोर मींस मोहब्बत, विंसिट विक्ट्री, ओमनिया एवरीथिंग, के लव कंकर्स ऑल, जो कि हाईली फिजिकल लव की तरफ इशारा है, डिवाइन लव की तरफ इशारा नहीं है। तो ये जो नन थी बेसिकली ये हाईली मटेरियलिस्टिक खातून थी। अब उस जमाने में दो रीजन से, एक तो ये चर्च करप्शन का शिकार हो चुका था जिस हमने देखा, और चर्च की करप्शन की वजह से ये लोग खराब हो चुके थे। सेकेंडली ये भी था कि ख्वातीन बेशक वो रॉयल फैमिली की हो, अगर उनकी शादी नहीं होती थी उनके बाप के होते हुए तो उनको जायदाद में हिस्सा नहीं था मिलता और उन्हें मजबूरन चर्च में पनाह लेनी पड़ती थी। तो मे भी ये खातून ऐसी एक एग्जाम्पल हो। अच्छा, इसमें फिर हमारे पास एक मंक है। मंक जो होते थे उस जमाने में, इनका काम क्या था कि इनका काम था, तुम लोगों ने रिलीजियस प्रीचिंग्स करनी है, तुम लोगों ने जो रिलीजियस जो राइटिंग्स हैं उनको फोटोकॉपी करना है, क्योंकि फोटोकॉपियर्स तो तब नहीं होते थे, प्रिंटिंग नहीं होती थी। तो जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं उनको बार बार लिखना है ताकि उसको हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। और नन, ये जो मंक्स थे ये क्लॉइस्टर में बैठते थे। क्लॉइस्टर एक छोटा सा इनका ऑफिस, छोटा सा रूम होता था जहां ये बैठ के मैनुअल लेबर करते थे, यानी हाथों से लिखते थे मैनुअली। तो ये इनकी ड्यूटी थी। तो ये जो मंक था बेसिकली ये बिल्कुल डिफरेंट मंक था। ये अपनी ड्यूटी नहीं करता था, इसको वो काम बुरे लगते थे, अपने हाथों को ये थकाता नहीं था। रादर इसका इंटरेस्ट किसमें था? घोड़े दौड़ाने में और हंट करने में। ये दोनों काम, चर्च से बाहर जाना इनको मना था। और इनको था कि तुमने एक फटा पुराना चुगे जो होते हैं तुम वो पहन के बैठोगे जिसके आसपास रस्सी होती है, और सुकून से चर्च में काम करोगे। लेकिन ये चर्च में नहीं बैठता था, ये बाहर जाता था, हंटिंग भी करता था। और जो रिलीजियस लीडर्स से जो इन्होंने कहा कि मंक को दुनिया को सर्व करना चाहिए, ये उनकी बातें भी नहीं मानता था। और इसको क्या था, इसने शिकारी कुत्ते रखे हुए थे जो कि मना थे। इसने ये शिकार करता था जंगली खरगोश का, जो कि मना था इनको। फिर इसके कपड़े बड़े फैशन वाले थे, बड़े इसने गर्म कपड़े पहने हुए थे उस जमाने में जो कि आम मंक्स को नहीं मिलते थे। और इसको सबसे ज्यादा खाने में एक रोस्टेड स्वैन जो होता है, एक रोस्ट बगला पसंद है। हम तो एक किताब पढ़ लेना, हम कहते हैं जी मेरा फेवरेट नॉवल वही है जो मैंने पढ़ लिया। अगर हमने बहुत सारी चीजें खाई हैं तब हम बता सकते हैं इसमें से बेहतरीन कौन सी है। तो एक आम गरीब मंक को तो इतना मिलता ही नहीं था। इसने सारे रोस्ट ट्राई किए थे तो इसको पता था कि मेरा फेवरेट एक रोस्टेड स्वैन, एक बगला भुना हुआ, वो मुझे पसंद है। सो दैट शोज के ये भी बहुत करप्ट था। फिर उसके साथ एक था फ्रायर, इसी ग्रुप में एक फ्रायर जा रहा था। अब यहाँ पे ये सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं है, ये सारे कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं उन तमाम 14th सेंचुरी के कैरेक्टर्स को, कि ये कैरेक्टर्स ना सिर्फ इंडिविजुअल थे, यानी जो इसके साथ हज पे जा रहे थे, बल्कि सब प्रायरेसेस, उस जमाने की प्रायरेस नन्स को रिप्रेजेंट करती हैं, मंक्स मंक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रायर फ्रायर्स को रिप्रेजेंट करता है। सो दैट शोज कि उस जमाने में रिलीजन किस हद तक करप्शन का शिकार हो चुका था। अब ये तीसरा कैरेक्टर हमारे पास आ रहा है रिलीजन का, लेकिन ये भी करप्ट कैरेक्टर है। फ्रायर होते थे उस जमाने में जिनके पास दो लाइसेंस होते थे। नंबर वन, कि ये भीख मांग सकते थे अपने गुजर बसर के लिए आम लोगों से। सेकेंडली, ये लोगों की कॉन्फेशन सुन सकते थे। यानी एक प्रीस्ट जिसको आपने देखा होगा मूवीज में, एक डब्बे में बैठा होता है एक बॉक्स के अंदर, जहां पे लोग आते हैं और उस चैम्बर में उससे आके रिक्वेस्ट करते हैं, अपने गुनाहों की एतराफ करते हैं, वो उनके लिए माफी मांगता है। ये जो था ये एक तरह से मोबाइल प्रीस्ट था। ही वुड गो टू द पीपल और ये उनकी कन्फेशन सुनता था। तो ये दो लाइसेंस थे इसके पास। लेकिन ये क्या करता था, इसने बहुत सारी ख्वातीन से चक्कर चलाए हुए थे, जब वो एक्सपोज होने लगता तो उनकी शादियां करा देता। फिर ये लोगों की कन्फेशन सुनता और उस वजह से ये लोगों में बड़ा ज्यादा पॉपुलर था, उनमें बहुत ज्यादा इसकी से थी, बड़ी रिस्पेक्ट थी, कि बड़े बड़े अमीर लोग इसको अपने पास बुलाते और इसको पैसे देते और कन्फेशन करवा लेते। यानी एक बंदे ने कत्ल किया तो इसको 300-400 रुपए दिए, इसने उनके लिए माफी मांग ली, वो बंदा बरियो जिम्मा हो गया, क्योंकि फ्रायर ने उसको लिख के दे दिया कि ये माफ है। गरीब बंदा नहीं कर सकता था,
उसके पास पैसे नहीं होते थे तो इसका गरीबों से कोई ताल्लुक इसने नहीं रखा हुआ था। ख्वातीन के साथ ये रिलेशंस रखता था तो ख्वातीन के गुनाह भी बख्शवा देता था। जहां से इसको पता चलता कि खाना पीना मिल जाएगा, कुछ अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, ये वहां पे जाता और उन लोगों से वो पैसे लेता, लेकिन किसी गरीब से इसका ताल्लुक नहीं था। छोटे छोटे गिफ्ट देता था ये लोगों को और उनसे बड़े बड़े फायदे लिया करता था। ये वेडिंग्स के अंदर सिंगिंग के तौर पे जाता था और प्राइज लेके आता था। ये आर्बिट्रेशन कराता था लोगों की, यानी वो हर काम करता था जो कि चर्च का पार्ट नहीं है, और जो चर्च के काम थे इसकी जिम्मेदारी वो नहीं करता था। बल्कि ये जो इसका लाइसेंस था कि ये भीख मांग सकता है, ये लोगों से इतनी भीख मांग लेता था जितनी कि एक आम बंदे की इसकी अपनी तनख्वाह नहीं होती थी साल की, उतनी ये भीख मांग के इतना ज्यादा इकट्ठा कर लेता था। हालांकि फ्रायर्स को था कि तुम भीख मांगो, लेकिन इतना मांगो कि तुम्हारा दिन निकल जाए। ये अन्यवा भीख मांगता था। एक इंतहाई बुरा कैरेक्टर था ये। उसके बाद हमारे पास मर्चेंट है, जो कि उसको बिजनेस क्लास को रिप्रेजेंट करता है। मर्चेंट जो था, इसको ज्यादातर चौसर ने पसंद नहीं किया, क्योंकि वो कहता है कि ये हमेशा अपने प्रॉफिट की बात करता था, हमेशा अपने फायदे की बात करता था। ये कहता था कि, और ये इतना ज्यादा यानी प्रिटेंशियस किस्म का बंदा था कि लगता ही नहीं था इसने लोगों के उधार देने। ये बहुत ज्यादा मकरूज था, लेकिन इसने कभी शो नहीं कराया। और ये कहता था मिडलबर्ग और ओरवेल के दरमियान जो इलाका है वहां पे कजाक समुद्री डाकू, इनको रोकना चाहिए, इन पे हमले होने चाहिए, क्योंकि इसका ट्रेवल इसी इलाके में होता था। तो सिर्फ ये मतलब अगर मैं कॉलेज रोड पे रहता हूँ तो मैं कहूँगा भाई पूरा लाहौर भाड़ में जाए, कॉलेज रोड ठीक होनी चाहिए। तो ये कहता था जो मेरा एरिया है बस ये ठीक होना चाहिए, बाकी दुनिया कहीं जाती है जाए। फिर ये हमेशा जो, और इसका जो बिजनेस था बड़ा ये कमाई करता था। क्यों? क्योंकि इसकी डिसऑनेस्टी ये थी, ये फॉरेन एक्सचेंज में डील करता था। ये जैसे हम पाउंड्स बाहर से ले आए, 1 पाउंड लें तो यहाँ पे 200 रुपया बन जाएगा, तब ये मना था कि आप फॉरेन करेंसी में डील नहीं कर सकते, लेकिन ये अपने प्रॉफिट के लिए फॉरेन करेंसी में डील करता था। अच्छा, अब जो रिलीजियस कैरेक्टर क्लर्क हमारे पास एक आता है। क्लर्क मीन्स अ रिलीजियस स्टूडेंट, जो कि रिलीजन की तालीम ले रहा होता है। ये एक अच्छा कैरेक्टर है। तो वो, ये जो है कैरेक्टर है, ये बड़ा अच्छा कैरेक्टर है। ये इसके बारे में बताया जाता है कि वो कमजोर था, मंक की तरफ फैट नहीं था, ये रिलीजन से कोई गलत बेनिफिट्स नहीं था लेता, और इसने कोई अपने प्रोफेशन को मिसयूज नहीं किया। इसको सिर्फ ये पसंद था, यानी फ्राई और मंक की तरह ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को पसंद नहीं करता था, बल्कि ये किताबों को पसंद करता था। और इसकी कोशिश होती थी कि इसके पास बहुत सारी किताबें हों। लोग जो इसको पैसे देते थे, दोस्त यार, ये उनकी किताबें खरीदता था और उनको पढ़ता था और उनके लिए दुआएं करता था। और ये गुफ्तगू मुख्तसर करता था, अच्छी गुफ्तगू करता था, और लोगों को खुशी खुशी रिलीजन की तालीम देता था। फिर एक लॉ एक्सपर्ट था उस वक्त हमारे दरमियान। बड़ा एक इम्पोर्टेंट बंदा, जो कि फारविस में होता था, यानी सेंट पॉल कैथेड्रल। ये कैथेड्रल का पोर्च था, सेंट पॉल के कैथेड्रल का, चर्च का। जब बड़े बड़े बैरिस्टर टॉप क्लास आते थे, सारी मतलब टॉप क्लास बैरिस्टर केस भी टॉप क्लास लेते हैं, फीस भी टॉप क्लास लेते हैं, तो ये उनमें से एक था, इतना ज्यादा स्किल्ड था। इसके पास था प्लेन कमीशन, एक लाइसेंस। प्लेन कमीशन क्या था कि उस जमाने में यह था कि आप कोई भी जमीन बाय और सेल तब करोगे जब तक आपके पास एक लाइसेंस होगा, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वरना आप बाय करो या सेल करो, आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो प्रॉफिट बड़ा कम हो जाता था। इसने अपने लिए लाइसेंस बनाया हुआ था, जिसकी वजह से ये कोई भी जमीन खरीदे, कोई भी बेचे, इसके ऊपर इसको टैक्स नहीं पड़ता। सेकेंडली, ये इतने डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करता था, जाली बनाता था, क्योंकि जमीन किसी की है, ये उसे जाली डॉक्यूमेंट्स बना के अपने नाम कर लेता था, और वो जो बंदा था या कोई भी अदालत उसके अंदर नुक्स नहीं निकाल सकती थी। इसलिए बहुत बड़ा लैंड ओनर बन चुका था, बहुत ज्यादा जायदाद थी इसके पास। और इसको किंग विलियम का टाइम यानी 1066 से लेके 14, यानी 300-400 साल के केस जुबानी याद थे, उनके डिसीजन याद थे। तो एक बंदे को 400 साल के केसेस का आइडिया हो तो वो तो कोई केस हारेगा नहीं। फिर उसके बाद फ्रैंकलिन, जो कि उसका दोस्त था, इसके साथ ट्रेवल कर रहा था। फ्रैंकलिन होते हैं एक छोटे लेवल के जागीरदार, जिनका एक अपना बिजनेस सेटअप होता है, जिनके पास काफी दौलत होती है। ये कैसा, फ्रैंकलिन एक ऐसा बंदा था जिसकी चेहरे की रंगत सुरमई थी, विच शोज के अच्छा खाता पीता इंसान था। उसके घर में हमेशा
खाना पीना बेशुमार होता था, कोई भी बंदा उसके घर जाके खा लेता था। फ्रायर्स अक्सर इसके घर आए होते थे खाने पीने या उसके गुनाह बख्शवाने के लिए। इसके घर ऐसा लगता था कि खाने पीने की बारिश होती है। इस जैसा बंदा कहीं पे और मौजूद नहीं था। मौसम के हिसाब से वो अपना मेन्यू चेंज करता था और उसके जो टेबल था वो हमेशा सजा रहता था कि लोग आए उसके पास आके खाएं। एजाजी तौर पे इसकी दौलत की वजह से लोकल इलाकों में इसको मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर नामजद की, जैसे एजाजी पीएचडी की डिग्री होती है इस तरह। अच्छा, इसके बाद फिर 5 गिल्ड्समैन थे, यानी 5 बंदे जो एक गिल्ड से ताल्लुक रखते थे। एक पर्दा साज था, रंग साज था, ये कोई टेपेस्टर था, डायर था। तो ये जो लोग थे ये बेसिकली ये 5 लोग इकट्ठे थे, इनके साथ इनका कुक भी था। ये कैरेक्टर्स दिखा, ये कोई इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स नहीं है, इनको दिखाने का सिर्फ मकसद ये है कि ये वो कैरेक्टर्स थे जो कि बिजनेस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कि बिजनेस उस जमाने में फ्लोरिश हो रहा था, इंग्लैंड पूरी दुनिया पे काबिज था, क्वीन ऑफ सीज था, हर जगह पे इंग्लैंड का माल जा रहा था। तो एक आम जो बिजनेस, जिसे हम कहते हैं कि इस बंदे की पहले रेडी होती थी, अब वो बंदा एक होटल का मालिक है। इस तरह ये जो लोग थे इनका बिजनेस फ्लोरिश हुआ और गरीब से होके अब ये अमीर से अमीर तर होते जा रहे थे। तो वो कह रहे कि ये वो लोग थे जिनको एजाजी तौर पे बुलाया गया, महफिलों में बुलाया जाता था। ये भी अब हज पे जा रहे थे, इनके साथ इनकी बेगमात भी थी, जिनके मुलाजमीन ने पर जो दुपट्टे थे पीछे से उठाए होते थे ताकि शो कराने के लिए कि इनके पास दौलत है। तो वो दौलत यानी जिस नो दौलती होते हैं, इस तरह के लोग थे। ये अपने साथ एक कुक भी लेके गए हुए थे जो कि इनके लिए खाना पकाता था। अच्छा कुक था, बड़ा स्किल्ड कुक था, लेकिन उसके अंदर खराबी क्या थी कि उसके जिस्म के ऊपर एक एक गंदा सा फोड़ा निकला हुआ था जो कि शो कर रहा था कि कितना सफाई पसंद है। तो जब ये इसकी खुद गंदगी इतनी है जिस्मानी, तो ये लोगों के खानों का क्या हाल करता होगा। जैसे आप आजकल देखते हैं कि जो भी रेडी पे आप चले जाएं वो बंदा उसी से अपना नाक साफ कर रहा है, हाथ से उसी से अपने पसीने को साफ कर रहा है और उसी से आपको वो खाना डाल के दे रहा है, और लोग उस चीज को माइंड भी नहीं कर रहे। फिर एक शिपमैन था इनमें। शिपमैन जो था ही वॉज एन एक्सपर्ट शिपमैन। शिपमैन क्यों जरूरी थे? क्योंकि जो बिजनेस हमने देखा कि इंग्लैंड में बिजनेस था, पूरी दुनिया में जा रहा था, ये बिजनेस इन शिपमैन के जरिए जाता था। यही शिपमैन थे जो कि उस बिजनेस को पूरी दुनिया में लेके जाते थे और आसपास के इलाकों में शिप्स के जरिए काम चलता था। तो इनकी बड़ी अहमियत थी। ये जो शिपमैन थे ये बड़े इंपॉर्टेंट थे, और ये उस हवाले से यानी डिसऑनेस्ट भी बड़े ज्यादा होते थे क्योंकि इनका काम बड़ा चलता था। तो ये जो शिपमैन था ये जहां तक इसका ताल्लुक है प्रोफेशन का, बड़ा मुस्तनद किस्म का बंदा था। ही न्यू के तूफानों से कैसे टकराना है, बड़े बड़े तूफान इसने फेस किए। समुंदर में तब नेविगेशन नहीं होती थी, लेकिन इसको पता था कि कहाँ पे बंदरगाह है, कहाँ पे ब्रेक लगानी है, कहाँ पे हमने रुकना है। लेकिन जहां तक इसकी डिसऑनेस्टी का ताल्लुक था, ये वेट करता था कि जिस ताजिर का सामान ये लेके जा रहा है वो गफलत में आए, इग्नोर हो करे, सो जाए, तो ये उसके सामान से चोरी करना शुरू कर देता था। अगर तो नहीं पकड़ा गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर पकड़ा गया तो ये उस ताजर को मार के उसकी लाश को समुद्र में फेंक देता था। और इसका ताल्लुक जो था वो इंग्लैंड के उस इलाके से था जहां पे ज्यादातर पायरेट्स रहते हैं, समुद्री कज़ाक, समुद्री डाकू। तो ये भी एक समुद्री डाकू ही था जो कि अपेरेंटली तो उनकी सर्विस कर रहा था, लेकिन अंदर खाते अपना काम बना रहा था। फिर हमारे पास कैरेक्टर है डॉक्टर ऑफ फिजिक्स का। सो डॉक्टर ऑफ फिजिक्स जो था वो एक डॉक्टर था जो कि दवाइयों का एक्सपर्ट था। ब्लैक डेथ में इसने बड़ा पैसा बनाया क्योंकि ये वो डॉक्टर था जो कि ब्लैक डेथ को क्योर कर सकता था, इलाज था इसके पास, लेकिन उसके बदले में पैसे बड़े ज्यादा लेता था, गोल्ड लेता था बल्कि। तो अमीर लोग तो अपनी जान बचा लेते हैं लेकिन गरीब बंदा मर जाता था। तो इसके बारे में बताया जाता है कि ये सिर्फ यानी मेडिकल इलाज नहीं करता था बल्कि एस्ट्रोलॉजिकल जो है उसको भी देखता था, यानी सितारों के इल्म को भी जानता था, और सितारों का जो गर्दिश होती थी उनको रोकता था, उनको ठीक करता था, लोगों के हक में बेहतर करता था। बीमारी को ये रूट कॉज से खत्म करता। जैसे इसे पता चलता बीमारी क्या है, ये ड्रगिस्ट को कहता और उसको वो दवाइयां देता इंसान को। इसके जो ड्रगिस्ट थे यानी इसके जो फ्रेंड्स थे मेडिकल स्टोर वाले, उससे इसका बड़ा पुराना ताल्लुक था। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के प्रॉफिट के लिए काम कर रहे थे। और आपने देखा होगा कि आप किसी डॉक्टर के पास जाए तो कई दफा ऐसी दवाई लिख के देते हैं जो सिर्फ उसी हॉस्पिटल से मिलती है जहाँ पे वो डॉक्टर बैठा होता है, शायद हॉस्पिटल उसी का हो, नॉर्मली वो कहीं पे और अवेलेबल नहीं होती दवाई। सो सिमिलरली इसमें क्या हुआ
कि हम देखते हैं कि इसमें वी गेट टू नो दिस आइडिया कि ये जो लोग थे बेसिकली ये लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। आज भी जिस तरह ये हेल्प होती है कि आपको एक डॉक्टर बिला वजह टेस्ट लिख के दे देता है, और चूंकि आप टेस्ट कराने जाते हैं महंगा टेस्ट होता है और उसमें उस डॉक्टर का कमीशन भी शामिल होता है। फिर मेडिकल स्टोर्स वाले भी उस डॉक्टर को कमीशन देते हैं। ये मेडिकल रेप्स रिप्रेजेंटेटिव्स ये दवाइयों की उस कंपनीज की तरफ से डॉक्टर्स के पास आते हैं, उन्हें बेशुमार किस्म के प्रिविलेजेस देते हैं, उन्हें टिकट्स देते हैं, गाड़ियां देते हैं, बच्चों बच्चियों की शादियां करवाते हैं ताकि ये उनकी दवाइयां प्रेस्क्राइब करें। एक पैनाडोल जो काम कर सकती है वही गोली 100 रुपए वाली गोली से ये काम करवाते हैं ताकि मरीज को भी पता लगे कि मैं एक अच्छे डॉक्टर के पास आया था और वो जो जिनकी दवाइयां ये प्रेस्क्राइब करें। सो इसके बारे में बताएगा कि इसने बहुत सारे ऑथर्स जिसमें लाइक एविसीनिया है, राजी है, इसमें डेम्स्क्रियन है, इसने सबको पढ़ा था। तो ही हैड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट रिलीजन, मेडिसिन को बड़ी अच्छी तरह जानता था, और चूंकि डॉक्टर था तो वो कोई ज्यादा सुपरफिशियल या फजूल एग्जेजरेटेड चीजें नहीं खाता था और बड़ा सिंपल लाइफ गुजारता था, और इसने बड़ा सोना इकट्ठा किया हुआ था पेस्टिलेंस के टाइम। फिर एक वाइफ ऑफ बैथ थी। बैथ एक इलाका था इंग्लैंड में, उसके पास एक गांव में रहने वाली एक खातून जिसका नाम जिसको वाइफ ऑफ बैथ कहा जाता है, इसका नाम आई गेस एलिसन था, या एलिजा या एलिसन। तो ये जो वाइफ ऑफ बैथ थी बेसिकली शी वाज अ लेडी, जो कि इसको वाइफ क्यों क्यों कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि ये उस जगह पे बहुत सारी शादियां कर चुकी थी। तो अब ये बेसिकली ये खातून थी जो उस इलाके में रहने वाली थी। उस इलाके में बहुत ज्यादा इसका नाम था क्योंकि कपड़े की एक्सपर्ट थी, कपड़ा बनाती थी, कपड़े के अंदर इसका बड़ा एक यानी उस इलाके जैसे हम कहते हैं कि फैसलाबाद का कपड़ा बड़ा मशहूर है, तो ये अपने मशहूर इलाकों वालों को भी शिकस्त दे देती थी, इतना इसकी एक्सपर्टीज थी कपड़ा बनाने में। चर्च में ये पहले जाती थी, लेकिन कोई इससे पहले अगर चर्च में जाके ऑफरिंग्स या चैरिटी करता तो ये फिर अपनी असलियत पे आ जाती, अपनी उस बाजारी लैंग्वेज के ऊपर आ जाती। इसने इस चर्च के दरवाजे पे, यानी ये जो चर्च जहां पे ये रहती थी, 5 लोगों से शादियां की थी, यानी 5 शादियां ये कर चुकी थी। और इसके शादियों से पहले जो अफेयर्स थे वो अपनी जगह पे थे। ये वो टाइम था जब चौसर जो था वो अकेला बैठा डा रहा था कि यार चलो लोग आ गए, मैं इनके साथ जाता हूँ, अकेला ट्रेवल करना मुश्किल है। ये खातून अकेली जेरूशलम तक भी होके आ गई थी, ये रोम तक भी हो आई थी, बोलोन तक भी, कोलोन तक भी, और इसने बहुत सारा सफर पैदल किया था। इसे मर्दों की कंपनी बहुत पसंद थी, और गैप टूटेड थी जो जमाने में सेक्सुअलिटी का सिंबल होता था, और इसके ड्रेसिंग बड़ी वल्गर थी, बड़ी एक तरह से वोलप्चुअस किस्म की लेडी थी ये, और इसने बहुत सारा लिटरेचर भी, वल्गर लिटरेचर पढ़ रखा था। तो एक बड़ी फजूल किस्म का कैरेक्टर इसने दिखाया यहाँ पे। फिर वहां पे एक पार्सन था जो कि एक रिलीजन का बड़ा अच्छा बंदा था। पार्सन जो था वो एक नेक इंसान था, वो कभी भी आम प्रीस्ट की तरह नहीं जाता था मुख्तलिफ इलाकों में, ताकि वो जाके, पहले होता था कि लोग, ये प्रीस्ट लंदन में जाते थे और वहां पे जाके प्रे करते थे लोगों के लिए जो मर चुके होते थे, और उनके लवाकिन इनको अच्छा खासा पैसा देते थे। मीनवाइल इन लोगों का चर्च पीछे से निगलेक्ट हो रहा होता था, जहाँ पे ये जिन मसाजिद या चर्च के अंदर ये होते थे, तो लोग क्या करते थे, अपने पीछे आम सा बंदा पादरी बना के चले जाते थे जो कि नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान वाला हिसाब होता था। ये बंदा ऐसा कभी नहीं करता था, ये उन लोगों की हेल्प आउट करता, अपने इलाके में रहने वालों की, उनके पास रहता, कभी लालच नहीं करता था। ये गरीब था लेकिन फिर भी ज़कात देता था। उस जमाने के बाकी लोगों की तरह लोगों को कोसता नहीं था कि तुम पादरियों को ज़कात नहीं देते, बल्कि ये अपने पल्ले से लोगों को ज़कात देता, अपने पैसों में से भी, अपने सामान में से भी। और इसकी जो पैरिश थी, जो इलाका था इसके अंडर, बहुत वसी था, लेकिन ये कोई मुश्किल में होता तो ये पैदल उसके घर पे जाता और उसकी मदद करता। अगर इसको पता लगता कि कोई बंदा अमीर है, गरीब है, लेकिन गलत काम कर रहा है, तो ये उसके डरे बगैर उसको मौके पे डांटता, अच्छाई की तालीम देता, बुराई से रोकता। और ये कहता था कि अगर एक प्रीस्ट अच्छा नहीं है, इफ गोल्ड रस्ट व्हाट शैल आयरन डू, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, पीपीएससी में कोट होती है, सीएसएस में भी आई ये लाइन। तो एक अगर सोने को जंग लग जाए तो लोहा क्या करे, यानी एक प्रीस्ट अगर खराब हो तो आम बंदे से हम क्या एक्सपेक्ट करें। इसीलिए ये बड़ा डिग्निफाइड था, अपने आप को बड़ा अच्छी तरह रिलीजन के रास्ते पे संभाल के रखता, पहले ये प्रैक्टिस करता उस काम पे, फिर लोगों को उसकी तलकीन करता। सो ये एक कंपैरेटिवली लेंथियर कैरेक्टर है लेकिन अच्छा कैरेक्टर है।
इसके साथ इसका भाई था जो किसान था, प्लोमैन था, वो भी बड़ा नेक था, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है। उसके बाद हमारे पास रीव, मिलर, समनर और पार्टनर रह जाते हैं। तो उसमें एक मैंसिपल, यस मैंसिपल भी है। मिलर जो था, मिलर जैसे एक चक्की पीसने वाला, आटा पीसने वाला, ये क्या करता था कि ये बड़ा पहलवान किस्म का था, टक्कर मार के दरवाजे तोड़ देता था, इसलिए लोग इससे पंगे नहीं लेते थे। बड़ा एक कदावर और एक मजबूत शख्स था। ये क्या करता था कि लोगों के गले में से गला चोरी करता था कि आप एक अनाज की बोरी दे आए हैं, आपकी कणक की, आपकी वो जो है वो गंदम अच्छी है, तो इसने उसको या तो बदल लिया या उसमें से एक अच्छी क्वालिटी निकाल के उसके अंदर गंद मिक्स कर दिया, या 2 नंबर गंदम मिक्स कर दी, या लो क्वालिटी की गंदम मिक्स कर दी। तो ये इसके तौर तरीके थे। गुफ्तगू बड़ी वल्गर होती थी इसकी। म्यूनिसिपल था जो कि एक इदारे में कैंटीन थी इसकी, जहाँ पे बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग इसके ऊपर बैठे होते थे, जो कि पूरी दुनिया को विजडम सिखाते थे, पूरी दुनिया को मुश्किलात से निकालते थे। ये उनको बेवकूफ बना लेता था, उन पढ़े लिखे बंदों को ये अनपढ़ बेवकूफ बना लेता था। वो किस तरह कि ये कैंटीन वाला था, 4 चाय मंगाई, 6 लिख दी, 8 डबरोटियां मंगाई, 7 9 लिख दी, 4 बर्गर मंगाए, डे एंड पे 8 लिख दिए। तो ये इस तरह उनके साथ 2 नंबरी करता था। रीव एक जगह पे एक छोटे से लॉर्ड का, जिसके वालिदैन मर चुके थे, उसका उसके लिए एक जिम्मेदार के हिसाब से उसकी जगहों को उसको लुक आफ्टर करता था। और उसके तमाम तर मुलाजमीन के वीक पॉइंट्स रीव के पास थे। और फिर रीव क्या करता था, उन तमाम लोगों को डराता धमकाता था। वो जो लॉर्ड था, लड़का, क्योंकि शाह खर्च था, बच्चा था, वो टाइम से पहले अपने पैसे मुका देता था। तो रीव जिसने उसके पैसों को अपने खीसे में डाला होता था, ये उसमें से उसे उधार देता और बाद में उधार वापस भी लेता। तो वो लॉर्ड बड़ा खुश था कि मेरा मुलाजिम मेरी मदद भी करता है, हालांकि उसे ये नहीं पता था ये पैसे मेरे अपने। इस रीव ने अपने लॉर्ड के पैसे मार मार के उसी के एरिया में अपना एक घर भी बना लिया था। उसी के एरिया में उसे जमीन लेके कोने में अपना घर भी बना लिया था, जो कि उसके पैसों से था। और यानी इस हद तक डिसऑनेस्ट इंसान था ये। फिर समनर है हमारे पास। समनर वो लोग होते थे जो कि एक्लिजेस्टिकल कोर्ट, यानी जो रिलीजियस की अदालतें होती थी, रिलीजन की अदालतें होती थी, उसमें लोगों को, गुनाहगारों को बुलाया करता था कि आओ भाई आके हाजिरी दो, पेशी है। तो जो रिलीजन के जो मुलजिम होते थे, उन पे केस रिलीजियस अदालत में चलता था। सो आर्च डेकन होता था जो बड़ा चीफ जस्टिस या चीफ जज होता था। अब जब इसके पास ये जो समनर था, इंतहाई करप्ट इंसान और सबसे बुरा कैरेक्टर इस पूरी प्रोलॉग का ये था। इसकी शक्ल देख लें तो उसके ऊपर चेहरा गंदा सुर्ख हुआ होता था, क्योंकि ये गर्म चीजें खाता था, गर्म शराब पीता था। इसके ताल्लुकात बड़े गंदे किस्म के लोगों, ख्वातीन के साथ थे। तो इसके चेहरे के ऊपर वो गंद बला नजर आ रहा होता था। फिर ये क्या करता था, ये अच्छे लोगों को, यानी गरीब लोगों को बुला लेता चर्च में, उनको बख्शिश ना होने देता, लेकिन जो अमीर लोग और जो ख्वातीन होती थी उनके साथ बार बाहर से ही सेटिंग कर लेता, उनके नाम लिस्ट से निकाल देता, उनसे पैसे ले लेता, उनको क्लियर चिट दे देता, क्लीन चिट दे देता, और आम बंदे को बिल्कुल ये ट्रीट नहीं करता था। तो इसके, यानी ये इतना गंदा इंसान था कि ये अपनी गर्लफ्रेंड को सिर्फ एक बोतल शराब के लिए अपने दोस्त के पास पूरे साल के लिए छोड़ा था। तो ये इसका एक बुरा एस्पेक्ट था। इसका दोस्त था पार्टनर। पार्टनर का क्या काम था कि लोग जो माफिया मांगते थे अपने गुनाहों की अदालत में, उनके पार्डन्स रोम में जाते थे और वहां से मंजूर होके आते थे। तो ये वहां से पार्डन्स ला के लोगों को देता था। इसका और समनर का कैरेक्टर थोड़ा सा मिक्स सा दिखाया गया, जिससे ये गेज हैं और जिसमें पार्टनर फीमेल है, समनर मेल है, इस तरह के इनका कोई ताल्लुक भी था आपस में। तो ये जो पार्टनर था, ये इसने लोगों को बेवकूफ बनाया होता था। ये पिग की हड्डियां दिखा के कहता था ये फलां सेंट की हड्डियां हैं, यानी फॉल्स रेलिक्स बनाता था, जो कि किसी नबी, किसी सेंट से ताल्लुक नहीं रखते थे, लेकिन ये वो जानबूझ की चीजें उठाया करता था, ये फलां सेंट की है, ये फलां प्रॉफिट की है, ये फलां बंदे की, ये बाकी जात मेरे पास मौजूद है, ये उनके कपड़े हैं, ये उनका रुमाल है, ये हज़रत मरियम का हिजाब है जो मेरे पास है। तो ये लोगों से पैसे ऐंठता था। सो बेसिकली ये सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि उसने प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में दिखाए।
सो बेसिकली ये वो हैं जो कि सिर्फ वो 29 कैरेक्टर्स नहीं है, बल्कि ये वो सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि हमें पूरी 14th सेंचुरी का एक मंजर दिखाते हैं। सो अगर आपने इस चीज को गौर से सुना है तो यू विल गेट टू नो कि कंप्लीट जो 14th सेंचुरी वो आपकी आंखों के सामने होगी। you will now have an idea कि 14th सेंचुरी में लोग कैसे थे, बिजनेस क्लास कैसी थी, मिलिट्री क्लास कैसी थी, रिलीजियस क्लास कैसी थी, लोगों के तौर तरीके, अदब अदाब, पहनावा, कलर्स, उनके बिहेवियर्स कैसे थे, किस हद तक वो ऑनेस्ट थे, किस हद तक डिसऑनेस्ट थे, कितनी परसेंटेज थी रिलीजन में जो कि ऑनेस्ट लोगों की थी और कितनी परसेंटेज थी जो कि डिसऑनेस्ट लोगों की थी। सो दिस इज फ्रॉम प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स।